नमस्ते बच्चों। आज मैं पुनः अव्ययीभाव समास प्रकरण का समासांत प्रत्यय इस छोटे से प्रसंग को लेकर के उपस्थित हूँ। मैं डॉक्टर सत्येंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, जगजीवन कॉलेज, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा। समासांत जैसा कि नाम से ही लग रहा है, समासे अंतः, अंतः अवयवः, अर्थात समास के अंत में समास के अंतिम अवयव बनेंगे ये प्रत्यय। अव्ययीभाव समास जो हो रहा है उस समास के अंतिम में ये जो भी प्रत्यय आएंगे वे उस सामासिक पद के अंतिम अवयव बन जाएंगे। तो सबसे पहला सूत्र है समासांताः। ये अधिकार सूत्र है। इसका अधिकार आगे आने वाले जो सूत्र हैं उनमें जाएगा, इसलिए कहते हैं इत्यधिकृत्य। समासांताः इस सूत्र का अधिकार करके आगे के सूत्र पढ़े गए हैं। उसमें सबसे पहला सूत्र है अव्ययी भावे शरत प्रभृतिभ्यः। ये कहता है कि शरदादिभ्यश्टच स्यात् समासांतो अव्ययी भावे, अर्थात शरदादि जो गण हैं उन शब्दों से टच प्रत्यय होगा और टच समासांत प्रत्यय होगा अव्ययीभाव समास में। अर्थात शरदादि गण में पठित शब्द यदि अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आते हैं, अव्ययीभाव समास अगर होता है किन्हीं पदों के साथ उनका, तो उनके अंत में टच प्रत्यय होगा। उदाहरण देते हैं, शरदः समीपम उपशरदम। शरद ऋतु है, तो शरद ऋतु के समीप जो है, जो ऋतु होगी, जो काल होगा, उसको कहेंगे उपशरदम। तो ये तो हुआ लौकिक विग्रह। इसका अलौकिक विग्रह करते हैं, शरंगस और समीप, समीप के लिए उप ये अव्यय आएगा और अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि ये जो बड़ा सूत्र है उसमें समीप अर्थ में समास होगा। समास के बाद प्रातिपदिक संज्ञा होगी कृतद्धित समासाश्च से, और फिर विभक्ति का लोप हो जाएगा और उप की उपसर्जन संज्ञा पूर्व निपात उपशरद ऐसी स्थिति रहेगी। शरद चूँकि ये हलंत शब्द है तो उपशरद हुआ। उसके बाद इस सूत्र से अव्ययी भावे शरत प्रभृतिभ्यः, इस सूत्र से टच प्रत्यय हो जाएगा उपशरद के बाद में, और टच में टकार की भी संज्ञा हो जाती है, चूटू एक सूत्र है, और चकार की संज्ञा हलंतम से हो जाती है, बचता है सिर्फ अ। तो उपशरद अ, द चूँकि हलंत है इसलिए अ स्वतः आकर के मिलेगा, तो उपशरद ऐसा बन जाएगा। अब उपशरद अंतिम अवयव हो गया, इसलिए ये शब्द बन गया अकारांत। तो अकारांत शब्द होने की वजह से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करके जब हम पद बनाने के लिए विभक्ति लाएंगे, प्रथमा विभक्ति सु लाएंगे, तो अदंत होने की वजह से उसका लोप न हो करके नाव्ययी भावादतो अम तो पंचम्या इस सूत्र से अमादेश हो जाता है, तो बन जाता है उपशरदम। उसी तरह से प्रतिविपाशम, तो विपाश, विपाशा नदी है,
तो विपाश और विपाशा दोनों शब्द का व्यवहार होता है। तो यहाँ विपाश लेना है हलंत शब्द, तो विपाशम प्रति, तो यहाँ लक्षण अर्थ में प्रति है, तो इसलिए लक्षण अर्थ में प्रति होने से, प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से द्वितीया का विधान होता है लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग विपसासु, ये जो सूत्र है। तो इसीलिए इसका जो हम लौकिक विग्रह करेंगे वो द्वितीया विभक्ति से संबंधित ही होगा। विपाशम प्रति ऐसा लौकिक विग्रह करते हैं, और अलौकिक विग्रह करेंगे हम विपाश अम और प्रति, और ये लक्षण अर्थ में है। और यहाँ पर समास होगा लक्षणेनाभिप्रति आभिमुख्ये। इसका अर्थ हुआ कि विपाशा नदी के सामने सेना है, प्रतिविपासम सेना ऐसा कर सकते हैं। तो आभिमुख्य अर्थ है, तो आभिमुख्य अर्थ का वाचक यहाँ प्रति बनेगा, इसलिए लक्षणेनाभिप्रति आभिमुख्य इस सूत्र से यहाँ समास होता है। समास के बाद प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लोप हो जाएगा, तो विपाश प्रति हुआ, प्रति की उपसर्जन संज्ञा पूर्व निपात, प्रति विपाश ऐसा हलंत शब्द बना, और अव्ययी भावे शरत प्रवृत्तिभ्य इस सूत्र से टच कर देंगे, और बचेगा दोनों मिल जाएंगे, प्रति विपाश ऐसा बन गया। उसके बाद अदंत शब्द होने की वजह से अब सु विभक्ति आएगी और सु को अमादेश हो जाएगा, तो प्रतिविपाशम ऐसा प्रयोग बनता है। अब ये जो है शरत प्रवृत्तिभ्यः जो कहा गया, तो शरदादि गण में जो शब्द आते हैं और जिनका अव्ययी भाव समास जिन शब्दों के साथ प्रायशः दिखता है उसका ये संग्रह करते हैं। तो वो शब्द हैं शरद है, विपाश, अनस, मनस, उपानः, दिव, हिमवत, अनडुह, दिश, दृश, विश, चेतस, चतुर, त्यद, तद, यद, कियत, जरायाह, जरश्च, उपजरसम। अब उपजरसम एक प्रयोग यहाँ बना देते हैं, कहते हैं जरायाह समीपम। जरा कहते हैं वृद्धावस्था को, तो वृद्धावस्था के समीप का जो काल है या अवस्था है उसको हम कहेंगे उपजरसम। तो यहाँ पर जरांगस और समीप अर्थ में उप आएगा, और समीप अर्थ में अव्यय विभक्ति इस सूत्र से समास होगा, प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लोप होगा, तो बनेगा जरा उप, उप का पूर्व निपात हो जाएगा, उपजरा बना। उसके बाद ये गण सूत्र है जरायाह जरश्च, तो जरा को जरस आदेश हो जाता है, तो बन जाएगा उपजरस। अब जब उपजरस बना तो शरदादिगण में पाठ होने की वजह से अव्ययी भावे शरत प्रवृत्तिभ्य इस सूत्र से टच प्रत्यय हो जाएगा, और बचेगा तो उपजरस ऐसा पूरा अकारांत शब्द बन गया। अब उसके बाद प्रातिपदिक संज्ञा करके विभक्ति लाएंगे और अदंत होने की वजह से इसको अमादेश हो जाएगा, तो बन जाएगा उपजरसम। फिर कहते हैं प्रतिपर समनुभ्योक्षणः, ये गण सूत्र है। ये कहता है कि प्रति उपसर्ग पर, सम और अनु से परे जो अक्षिण शब्द होगा उनसे भी ये टच प्रत्यय होगा, तो बनता है यस्येति च एक सूत्र है जो इकार का लोप करता है, और बनता है प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षम बनता है। तो इसका विग्रह करते हैं प्रत्यक्षम का, अक्षिणी प्रति, आँखों के सामने प्रत्यक्षम। तो यहाँ पर भी आभिमुख्य अर्थ है, इसलिए अक्षिणी प्रति, यहाँ अक्षि अक्षिणी द्वितीया विभक्ति का, द्वितीया
प्रथमा व्यक्ति का द्विवचन है। अक्षिणी प्रथमा व्यक्ति नहीं, द्वितीय व्यक्ति का द्विवचन है, क्योंकि प्रति के योग में द्वितीय व्यक्ति का विधान हो जाता है लक्षण अर्थ में, लक्षणेत्थम भूताख्यान से। तो अक्षिणी प्रति, तो अक्षी औ और प्रति, अब लक्षण अर्थ में है आंखों के सामने, तो वो लक्षणेनाभिप्रति आभिमुख्यौ इस सूत्र से समास होगा। समास के बाद प्रातिसंज्ञा विभक्ति का लोप होगा। अक्षी अक्षिन प्रति ऐसा बनेगा। प्रति की उपसर्जन संज्ञा पूर्व निपात हो जाएगा। प्रति अक्षिन बना, यणादेश हो जाए तो प्रत्यक्षिन बना, और प्रत्यक्षिन होने की वजह से अब इसके बाद जो है ये चूँकि अव्ययी भाव समास हुआ इसलिए, और इस गण सूत्र का इसमें पाठ है, तो अव्ययी भावे शरत प्रभृतिभ्य इस सूत्र से टच प्रत्यय हो जाता है। तो टच होने से अवचा प्रत्यक्षिन अ, और उसके बाद यस्येति च एक सूत्र है जो कहता है भ संज्ञक जो इवर्ण उवर्ण उसका लोप होता है तद्धित पर में हो, तो ये टच तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत भी आते हैं। इसलिए अक्षिन में जो इकार है उसका लोप हो जाता है। न का लोप हो जाता है पहले ही, और फिर इकार का भी यस्येति च से तो लोप हो जाता है, तो बनता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष ये हलंत शब्द हुआ, टच वाला अ आकर के मिलेगा तो प्रत्यक्ष, ये अब अदंत शब्द हो गया। इसलिए इसके बाद जो विभक्ति आएगी उसको अमादेश हो जाएगा, तो बनेगा प्रत्यक्षम। अब एक प्रयोग बनाते हैं परोक्षम। परोक्षम का विग्रह करते हैं अक्षणः परम। अक्षणः परम अर्थात आँखों के परे, बाद में, इसको आँखों ने जिसे देखा नहीं है वो होता है परोक्षम। तो यहाँ पर परम है, परम के साथ किसी सूत्र से समास का विधान नहीं है, इसलिए कहते हैं अक्षणः परम इति विग्रहे समासांत विधान सामर्थ्यात् अव्ययी भावः। चूँकि किसी सूत्र से अव्ययी भाव समास का निर्देश नहीं है, किंतु इस गण में पढ़ा गया है, इसलिए इस गण में पढ़े होने की वजह से इसका अव्ययी भाव समास मान लिया जाएगा। तो अलौकिक विग्रह क्या करेंगे? अलौकिक विग्रह करेंगे अक्षिन गस और पर। समास इस गण में पढ़े होने की वजह से हो गया, समास के बाद प्रातिसंज्ञा विभक्ति का लोप हो गया, और अक्षिन पर हुआ, पर का पूर्व निपात हो गया, पर अक्षिन बना। अब यहाँ पर अक्षिन है, बनाना है परोक्ष, तो यहाँ तो दीर्घ संधि प्राप्त थी, होनी चाहिए थी, दीर्घ पराक्ष बनना चाहिए था, लेकिन कहते हैं परोक्षे लिट इति निपातनात् परस्यौकारादेशः। अर्थात सूत्र है परोक्षे लिट, उसमें परोक्ष शब्द का पाठ किया गया है। इसका मतलब है कि वहाँ पर दीर्घ नहीं होगी, अपितु ओकारादेश हो जाएगा निपातनात्। निपातन कहते हैं अपने आप बगैर किसी सूत्र से ओकार आदेश हो जाएगा। तो पर और अक्ष था, अ दोनों के स्थान पर ओ हो गया, तो बन गया परोक्षिन। अब परोक्षिन है और इस सूत्र से टच प्रत्यय हुआ, न का लोप हो जाता है, और टच में अ होने की वजह से या परोक्षिन अ बना, और यस्येति च इस सूत्र से इकाग्र लोप हो जाता है, तो परोक्ष ऐसा बन गया, और अदंत शब्द होने की वजह से जो विभक्ति आएगी उसको अमादेश, तो परोक्षम। और परोक्षा क्रिया
इत्यादि तो अर्षाद्यचि कहते हैं परोक्षम अस्यास्तीति परोक्षा अस्ति अस्या। तो यहाँ पर अर्षाद्यचि ये मधुवर्थीय अच प्रत्यय हो जाता है तो परोक्षा बनता है, यानी परोक्ष से संबंधित क्रिया, तो परोक्षा इस तरह से बनता है। अब बनाते हैं समक्षम। समक्षम कहते हैं अक्षणः या अक्षणोह योग्यम, जो आंखों से देखे जाने योग्य है उसको कहेंगे समक्षम। तो यहाँ पर भी अक्षिण ओस और योग्य अर्थ में यहाँ पर अव्यम विभक्ति इत्यादि जो यथा अर्थ में जो योग्यता विप्सा चार अर्थ यथा के गिनाए, उस योग्यता अर्थ में यहाँ समास होगा। समास के बाद प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लोप हो जाएगा। सम की उपसर्जन संज्ञा पूर्व निपात हो गया। सम और अक्षिण बना, समक्षिण बना। उसके बाद इस सूत्र से टच प्रत्यय, और टच होने की वजह से टकार और चकार संज्ञा अ बचा, समक्षिण अ। अब यहाँ पर इनका भी लोप हो जाता है और अ होने की वजह से समक्षम समक्ष ऐसा अकारांत शब्द बन जाता है। विभक्ति आएगी उसको अमादेश हो गया तो समक्षम। उसके बाद बनाते हैं अन्वक्षम। अन्वक्षम कहते हैं अक्षणोह पश्चात, आंखों के बाद, आंख के पीछे, अक्षणः पश्चात। तो पश्चात अर्थ में यहाँ अनु है, तो इसलिए अक्षिण ओस और पश्चात अर्थ में अनु आया, तो इसका समास हुआ। और समास के बाद प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लोप, अनु का पूर्व निपात, अनु अक्ष है, यण संधि हो जाती है, अन्वक्ष हो जाता है, अन्वक्षिण हुआ, टच हो जाता है और न ई का लोप हो जाता है। अन्वक्ष अदंत शब्द होने की वजह से शु को अमादेश, अन्वक्षम। उसके बाद एक सूत्र आता है अनश्च। ये कहता है अनंतात अव्ययी भावा टच स्यात्। अन हो अंत में ऐसे अव्ययी भाव समास होने वाले अगर कोई पद हैं तो उनसे टच प्रत्यय होता है। और नस्तद्धिते, नांत जो भ संज्ञक जो टी होगा, न हो अंत में ऐसा जो नांत भ संज्ञक का टी होगा उसका लोप हो जाएगा, तद्धित प्रत्यय पर में होगा। तो प्रयोग बनाते हैं उपराजम और अध्यात्मम। अब उपराजम का क्या अलौकिक विग्रह करेंगे, तो राज्ञः समीपम, राजा के जो समीप है उसको कहेंगे उपराजम। तो राजन गस और समीप अर्थ में उप, समीप अर्थ में अव्यम विभक्ति सूत्र से समास होगा। समास के बाद प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लोप और उप की उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग, उपराजन ऐसा बन गया। उसके बाद ये अनश्च सूत्र लगेगा। ये अनंत अव्ययी भाव वाला शब्द है उपराजन, इसलिए इसे टच प्रत्यय हो गया। टच में अ बचा, उपराजन अ हुआ और अ के परे रहते हुए उपराजन इसकी कर देंगे भ संज्ञा। भ संज्ञा होने की वजह से नस्तद्धिते, नांत जो भ संज्ञक टी, नांत शब्द हुआ उपराजन, उपराजन की भ संज्ञा भी हुई है, तो इसका टी क्या है, तो उपराजन में जो अन है वह टी है, तो उस टी का लोप हो जाएगा क्योंकि तद्धित प्रत्यय टच वो परे है, इसलिए टी का लोप हो जाता है। तो बनता है उपराज और अ आकर मिल जाता है उपराज, ये अकारांत शब्द हो गया। उसके बाद प्रातिपदिक संज्ञा करके सु लाते हैं और सु का लोप नहीं होता है। नाव्ययी भावादतो हम तो पंचम्या से अमादेश हो जाता है, तो उपराजम। उसी तरह से अध्यात्मम, अध्यात्मम का
अलौकिक विग्रह करते हैं आत्मनि इति, ये विभक्ति अर्थ में यहाँ समास होता है। तो आत्मनि इति अध्यात्मम, तो आत्मनंगी और अधि, इस तरह से अलौकिक विग्रह करते हैं। और विभक्ति मान करके, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि विभक्ति मान करके समास होता है। समास के बाद प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लोप, अधि की उपसर्जन संज्ञा पूर्व निपात, अधि आत्मन बना जड़ादेश हो जाता है, अध्यात्मन बन गया। अध्यात्मन के बाद अनश्च सूत्र से टच प्रत्यय हो जाता है और भ संज्ञा होती है अध्यात्मन की, और नस तद्धिते, इससे अध्यात्मन में जो अन है उसका लोप होता है और जाकर के मिलता है अध्यात्म। अकारांत शब्द होने की वजह से प्रातिपदिक संज्ञा करके सु लाते हैं और सु को नाभ्य भावादतो अंत पंचम्या से अमादेश करते हैं, प्रयोग बनता है अध्यात्मम। उसके बाद एक सूत्र आता है नपुंसकादन्यतरस्याम। कहते हैं कि यदि नपुंसक, अनंत यदि नपुंसक शब्द होगा, अनंत नपुंसक शब्द यदि होगा और वो जिसके अंत में आएगा, वैसे अव्ययी भाव वाले शब्द से भी टच प्रत्यय होगा, लेकिन विकल्प से होगा। तो प्रयोग बनाते हैं उपचर्मम और उपचर्म। अब उपचर्मम क्या लौकिक विग्रह करेंगे, तो चर्मणः समीपम, चमड़े के पास में। तो चमड़े के पास में इस अर्थ में नपुंसकादन्यतरस समीप अर्थ में समास होगा। समास के बाद जो है, अच्छा, चर्मन गस और उप, ऐसा अलौकिक विग्रह करेंगे। समीप अर्थ में अव्यय विभक्ति से समास, समास के बाद प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लोप हो जाएगा। उप की उपसर्जन संज्ञा पूर्व निपात, उपचर्मन बना। अब ये जो चर्म शब्द है वह नपुंसक लिंग वाला शब्द है, क्योंकि इसका रूप बनता है चर्म, चर्मणी, चर्माणी। तो नपुंसक लिंग वाला शब्द है और कैसा है, अनंत है, अन है अंत में, इसलिए, और अव्यय भाव समास हुआ यहाँ पर, इसलिए इस सूत्र से विकल्प से टच प्रत्यय होगा। तो जब टच हो गया तो उपचर्मन अ बना। अब उसके टच को ध्यान में रखते हुए उपचर्मन की यचि भम सूत्र से भसंज्ञा हो जाती है। उसके बाद ये नस तद्धिते सूत्र से चर्मन में जो अन्न था उसका लोप हो जाएगा। उपचर्म हलंत हुआ, अ आकर के मिल गया, उपचर्म। अब ये अकारांत शब्द होने की वजह से सु आएगा और सु को अमादेश हो जाता है, तो उपचर्मम। और जब टच नहीं होगा तब क्या होगा, तब होगा उपचर्मन। ये समास होने के बाद की स्थिति रहेगी। उपचर्मन के बाद प्रातिपदिक संज्ञा करके सु लाएंगे और सु का हो जाएगा अव्यादाप सुपा, अव्यय होने की वजह से सु का हो जाएगा लोप। उपचर्मन बना और न का भी लोप हो जाता है, न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य, तो उपचर्म एक ही प्रयोग बनेगा वहाँ पर, उपचर्म। और जब अदंत जब टच हो जाएगा तो उपचर्मम भी बनेगा, और पंचमी, तृतीया और सप्तमी में वैकल्पिक रूप भी बनेगा। उसके बाद कहते हैं नदी पौर्णमास्याग्रहायणीभ्यः, नदी पौर्णमास्याग्रहायणीभ्यः, अर्थात नदी शब्द और पौर्णमासी शब्द और आग्रहायणी शब्द, इनसे भी अगर ये अव्ययी भाव समास में आते हैं तो इनसे भी टच प्रत्यय होगा और प्रयोग बनाते हैं उपनदम। तो नद्याः समीपम, ये इसका लौकिक विग्रह करेंगे। नदी के जो समीप है उसको कहेंगे उपनदम। तो नदींगस और समीप अर्थ में उप, अव्ययम विभक्ति से समास होगा समीप अर्थ में। समास के बाद प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लोप हो जाएगा। उप की उपसर्जन संज्ञा पूर्व निपात, उपनदी, ऐसा प्रयोग बना, उपनदी दीर्घ। उसके बाद जो है इस सूत्र से नदी पौर्णमास्याग्रहायणीभ्य, इस सूत्र से विकल्प से टच प्रत्यय हुआ, टच में अ बचा, उत उपनदी अ बना। उसके बाद ये अव्ययी भाव समास
होने की यस्येति च से उपनदी में जो ई है उसका लोप हो जाता है, अ आकर के मिल जाता है उपनद, ऐसा अकारांत शब्द बन जाता है। सु आएगा, सु को अमादेश उपनदम। और जब टच नहीं होगा तो उपनदी ऐसा दीर्घ इकारांत है। सु आएगा और सु का तो अव्यय विभक्ति से वो अव्यादाप सुपा से लोप हो जाएगा, और उपनदी में जो दीर्घ इकार है उसको हो जाएगा नपुंसक मानकर ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिक से ह्रस्व हो जाएगा, तो हो जाएगा उपनदी। दीर्घ इकारांत न होकर के ह्रस्व इकारांत शब्द बनेगा उपनदी। अब उपनदी चूंकि ये ह्रस्व इकारांत है इसलिए उसके आगे जो विभक्ति आएगी उसका लोप हो जाएगा, तो उपनदी। उसी तरह बनाते हैं उपपौर्णमासम। तो पौर्णमास्याः समीपम, पूर्णमासी के समीप जो होगा उसको कहेंगे उपपौर्णमासम। तो पौर्णमासी गस और समीप अर्थ में उप, प्रक्रिया वही अपनाएंगे। उपपौर्णमासी ऐसा बना, उसके बाद इस सूत्र से टच होगा। टच होने की वजह से पौर्णमासी में जो ई है उसका लोप हो जाएगा यस्येति च से, तो उपपौर्णमास। अब उसके बाद अदंत होने की वजह से विभक्ति आएगी और उसको अमादेश हो जाएगा, तो उपपौर्णमासम। और जब टच नहीं होगा तो उपपौर्णमासी जो दीर्घ इकारांत था उसको ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिक से ह्रस्व हो जाता है, तो उपपौर्णमासी। और जो विभक्ति आएगी उसका अव्यादाप सुपा से लोप, तो उपपौर्णमासम और उपपौर्णमासी ऐसा प्रयोग बनता है। फिर अगला है उपाग्रहायणम उपाग्रहायणी। तो यहाँ पर है आग्रहायण्याः समीपम, अगहन के समीप, उसको क्या कहेंगे? तो उपाग्रहायणम बोलेंगे और उपाग्रहायणी बोलेंगे। तो आग्रहायणी गस उप, समीप अर्थ में समास, प्राथमिक संज्ञा विभक्ति का लोप, उप का पूर्व निपात, उप आग्रहायण उप आग्रहायणी बना, दीर्घ हो गया उपाग्रहायणी बना। उसके बाद प्राथमिक संज्ञा करके सुलाएंगे और उसके बाद टच कर देंगे इस सूत्र से। टच होने की वजह से अ बना, और यस्येति च से आग्रहायणी में जो ई है उसका लोप हो गया, मिल गया, उपाग्रहायण बन गया। अकारांत होने की वजह से प्राथमिक संज्ञा के सु लाएंगे, लोप नहीं होगा, नाभ्य भावादतों से अमादेश हो जाएगा, तो उपाग्रहायणम ऐसा प्रयोग। और जब टच नहीं होगा तो उपाग्रहायणी ये दीर्घ प्रयोग था, उसको ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिक से ह्रस्व हो जाएगा, विभक्ति आएगी उसका अव्यादाप सुपा से लोप, तो उपाग्रहायणी ऐसा प्रयोग बनेगा। अब कहते हैं झयः। झय प्रत्याहार है। जिस शब्द के अंत में झय, तो झय में क्या आएगा? झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प, यहाँ तक के वर्ण आएंगे। तो इन वर्णों ये वर्ण जिस शब्द के अंत में होंगे वो यदि अव्ययी भाव समास के अंतर्गत उस शब्द का हम प्रयोग करेंगे तो उससे टच विकल्प से होगा, यहाँ पर भी विकल्प से टच होगा। प्रयोग बनाते हैं उपसमिधम उपसमित। तो लौकिक विग्रह करते हैं इसका समिधः समीपम। समिधा और समिध दोनों हलंत और आकारांत दोनों प्रकार के शब्द हैं ये। तो यहाँ पर हलंत शब्द लेंगे समिधः समीपम, अर्थात लकड़ी के समीप। तो समिध गस और समीप अर्थ में उप, समीप अर्थ मान के समास, प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लोप, उप की उपसर्जन संज्ञा पूर्व निपात, उपसमिध हलंत शब्द बना। उसके बाद झयः, चूंकि ध जो है झय प्रत्याहार में आता है, झयंत शब्द है ये, इसलिए उपसमिध से टच विकल्प से हो जाएगा। तो जब टच हो जाएगा तो उपसमिध ये पूरा बन जाएगा अकारांत शब्द, उसके बाद भक्ति आएगी और अमादेश। और जब टच नहीं होगा तो उपसमिध ऐसा ही रहा, विभक्ति आई उसका लोप हो गया,
और जो ध है उसको वावसाने एक सूत्र है, विकल्प से चर्त्व आदेश कर देता है, तो उपसमित उपसमिध ये दोनों प्रयोग बनते हैं। फिर अगला सूत्र है गिरेश्च सेनकस्य। कहते हैं गिरियंतात, गिरि शब्द हो अंत में जिसके अस्य अव्ययी भाव समास वाला अगर कोई पद है तो उससे भी टच विकल्प से होता है। तो कहते हैं सेनक ग्रहण क्यों किए हैं यहाँ, तो कहते हैं सेनक ग्रहणम पूजार्थम। सेनक, यहाँ पर कोई सेनक आचार्य रहे होंगे, उनके सम्मान के लिए ये सेनक ग्रहण यहाँ रखा गया है। उनके मत में ये दो तरह के प्रयोग होते हैं। तो क्या बना, उपगिरम और उपगिरी। तो इसका लौकिक विग्रह करेंगे गिरेह समीपम। गिरि कहते हैं पहाड़ या पर्वत को, गिरि के जो समीप होगा उसको हम कहेंगे उपगिरम। तो गिरिंगस और समीप अर्थ में उप, ये अलौकिक विग्रह समीप अर्थ में ही समास हो रहा है अव्यय विभक्ति से। समास हुआ प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लोप करेंगे और उप की उपसर्जन संज्ञा पूर्व निपात उपगिरी ऐसा बना। उसके बाद गिरेश्य सेनकस्य, इस सूत्र से गिरि अंत में है ऐसा अव्ययी भाव समासिक पद है उपगिरी, उससे टच हो जाएगा, टच में अ बनेगा, उपगिरी अ बचा। उसके बाद जो है यस्येति च, इस सूत्र से गिरि में जो ई है उसका लोप कर देंगे। और लोप करने के पहले वह भ संज्ञा कर लेते हैं, क्योंकि यस्येति च भ संज्ञक जो इवर्ण उवर्ण रहता है उसी का लोप करता है। तो पहले भ संज्ञा यचिभम से कर लेते हैं, उसके बाद यस्येति च लगा करके ई का लोप कर देते हैं। अब बना गिर, ये हलंत हो गया, टच वाला अ आकर के मिलेगा, उपगिर ऐसा आकारांत शब्द बन गया। उसके बाद इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, सु लाएंगे, सु को नाभ्ययी भावादतों से उपगिरम हम आदेश कर देने पर। और जब टच नहीं होगा तो उपगिरी ऐसा ही इकारांत शब्द रहेगा, प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, सु लाएंगे और सु का अव्यादाप सुपा से लोप हो जाएगा, तो वो उपगिरी ऐसा ही प्रयोग बनेगा। इस तरह से आज हम लोग अव्ययी भाव समास प्रकरण पूरा का पूरा पढ़ लिए। पिछले 3-4 वीडियो में मैंने इसे पूरा करने का प्रयास किया है। तो आगे फिर हम लोग तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। नमस्कार।